నాకు రికార్డింగ్ మెసేజ్ వచ్చా స్క్రీन शेयर আছে। हाँ मैम। लास्ट दिन हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन बाकी है और एमसीक्यू बाकी है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, 4 और 5, उसके बाद एमसीक्यू और जो है ट्रू फॉल्स वो करेंगे। 4th नंबर से करना है। बोला है कि करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन ए वे सो एज टू शो द करेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली। बोल रहा है कि हम लोग को इस तरीके से रेक्टिफाई करके जर्नल एंट्री पास करना है ताकि क्योंकि एरर हुआ है, तो अगर एंट्री एरर हुआ है तो प्रॉफिट लॉस में भी गलत दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग को वो प्रॉफिट लॉस में जो गलत दिख रहा है उसको सही कर लेना है ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए, तो इसीलिए हमें एंट्री करके दिखाना है। अच्छा, तो जैसे हम लोग करते हैं, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड बोल के 3 कॉलम बना लेंगे। बोल रहा है द मर्चेंट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन जून 30 2020 डिड नॉट एग्री। बोल रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है बिजनेसमैन का वो एग्री नहीं हुआ। फिर इसके बाद बोल रहे द डिफरेंस वाज पुट विद सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एग्री नहीं हुआ है तो उन्होंने डिफरेंस को कहाँ दे दिया है, सस्पेंस अकाउंट में दे दिया है। फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वेयर डिस्कवर्ड। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में ये जो एरर है वो डिस्कवर किया गया है। तो इसका मतलब अगर नेक्स्ट पीरियड का बात हो रहा है तो फाइनल अकाउंट्स बन गया था, तो ये सब लैंग्वेज होता है जो पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट्स बन गया है मतलब कौन से स्टेज में एरर लोकेट हुआ है। तो ये हो जाएगा एरर लोकेट आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, तो इसका मतलब वो सस्पेंस का डेटा लेके ही इन्होंने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना दिया है। अब हम लोग को फिर से ठीक करना है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि ट्रू प्रॉफिट लॉस कितना है। अच्छा, अब हम लोग को इस स्टेज में एरर लोकेट होने से हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, एक तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे और दूसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से सब्सटीट्यूट करेंगे जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसको। तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर ना 3 नहीं 4 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे एक रेक्टिफाइड एंट्री का और एक मेन सोल्यूशन का चाहिए, क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट होगा तो मुझे 4 कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड और मेन जो आंसर है उसके लिए एक कॉलम। तो करेक्ट में क्या होगा, देखो बोल रहा है द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 वाज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 4593। तो परचेज डेबिट परचेज बुक यानी परचेज का टोटल, तो परचेज का टोटल है 4539, मतलब परचेज डेबिट होना चाहिए था 4539 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 देके 4539, बट गलती क्या हो गया है हम लोग का, अमाउंट गलत हो गया है, मतलब रॉन्ग जो है कास्टिंग अमाउंट गलत लिखा है 4593। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 4593 हो गया है। तो हम लोगों ने परचेज को गलती से ज्यादा दिखा दिया है, क्योंकि होना चाहिए था 4539, हो गया है 4593। तो अभी हमें परचेज को कम करना पड़ेगा, तो परचेज डेबिट होता है उसे कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेज, देखते हैं कितना होगा, 4593 4539, 54 रुपीज से परचेज को कम करना पड़ेगा। अब
क्योंकि वन साइडेड एरर हो गया है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 54 से। तो यहाँ तक पूरा ही हम लोग का रफ वर्क चल रहा है। मेन आंसर हमें एग्जाम में क्या लिख के आना है अगर ऐसा देगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस की जगह हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है हम लोग का परचेज, तो उसको पीएल एडजस्टमेंट से हम लोगों ने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मेन आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, बोल रहा है ए सेल्स ऑफ 573 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। बोल रहा है कि सेल हुआ था 573, वो सेल बुक में एंटर हुआ था बट गलती से 753 हो गया है। तो सेल क्रेडिट होता है, तो सेल टू सेल्स है 573, यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स जबकि टू सेल्स हो गया है 573 के जगह 753। तो यहाँ भी क्या हुआ है, सेल ज्यादा दिखा दिया हम लोगों ने, तो सेल को ठीक करना पड़ेगा। तो 573 और 753, तो 180 रुपीज से सेल्स को हम लोगों को कम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ और भी कुछ आगे प्रॉब्लम हुआ है, शायद पूरा नहीं पढ़ा मैंने। एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, ये भी गलत हुआ है। ठीक है, वैल्यू तो गलत हुआ है और हम लोगों ने ये वैल्यू कहाँ पोस्ट किया है, बोल रहे कस्टमर को क्रेडिट करके, जबकि सेल करने से कस्टमर डेबिट होता है। तो इसमें मुझे पूरा लिखना चाहिए था। ठीक है, तो पूरा पढ़ा नहीं ना मैंने क्वेश्चन, ये ठीक है, बट इसमें डेटर वाला भी कंसेप्ट दिखाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है पूरा एंट्री। एक्चुअली ये पूरा एंट्री हम लोग का होना चाहिए था 573 से, बट गलती क्या हो गया है, यहाँ पर दिया है कि एक तो हम लोगों ने सेल्स बुक में इसमें 753 लिख दिया है, वो भी कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है। तो कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है, टू डेटर 753 कर दिया है, और टू सेल्स ये भी 753 कर दिया है। यहाँ पर यही लिखा है, सेल्स ऑफ 573 एंटर्ड इन सेल्स बुक्स एज 753। इससे ये पता चलता है टू सेल्स हुआ है बट 753 से हुआ है। इसके बाद वाला क्या गलती हुआ है, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर को क्रेडिट करके हम लोगों ने पोस्टिंग किया है। तो टू डेटर क्या है, वो भी सेम अमाउंट से। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ठीक करना है तो हमने डेटर को डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किया है। तो डेटर अकाउंट डेबिट 573 टू सेल्स 573 होना चाहिए। टू डेटर नहीं होना चाहिए, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेटर अकाउंट डेबिट होगा 753 से, और टू सेल्स नहीं होना चाहिए 753 से, तो फिर सेल्स भी डेबिट होगा। तो यहाँ पर सेल्स भी डेबिट होगा, ये नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पर सेल्स भी डेबिट हो जाएगा कैंसिल आउट करने के लिए 753 से, और टू सेल्स हो जाएगा 573। ये तो समझने के लिए अपना, ठीक है, कि मुझे ये डेटर डेबिट करना चाहिए, कर दिया। टू सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, कर दिया। ये कैंसिल करना है तो इसको मुझे डेबिट करना चाहिए, ये कैंसिल करना है तो इसको भी मुझे डेबिट करना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट हो रखा है। बट ऐसे तो हमारा एंट्री नहीं होगा कि एक ही चीज को हम लोग एक ही अकाउंट को दो बार तीन बार लिखेंगे। तो इसका जो नेट है वो क्या निकल के आएगा, डेटर डेबिट हो जाएगा
573 प्लस 753 1326 इतने से डेटर डेबिट हो जाएगा और सेल्स का डेबिट इतना और क्रेडिट इतना। तो डेबिट ज्यादा है, 753 डेबिट है, क्रेडिट है 573, तो नेट करके सेल्स हो जाएगा डेबिट 180। सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 180 से। तो अब मुझे बाकी डेटा टू सस्पेंस बोल के लिखना पड़ेगा, तो टू सस्पेंस प्लस 1326, तो यहाँ पर आ जाएगा 1506। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डेटर हम लोग का डेबिट हो जाएगा। टोटल दो डेबिट है तो दोनों का टोटल कर दिया, सेल्स में एक डेबिट था एक क्रेडिट था तो नेट कर दिया, डेबिट ज्यादा था तो डेबिट साइड लिखा और सब्सटीट्यूट करने के लिए सस्पेंस लिख दिया। बट अभी तक हमारा सोल्यूशन हुआ नहीं है, हमारा मेन आंसर तो कुछ और ही होगा। तो मेन आंसर क्या होगा, डेटर जैसा है डेबिट वैसे ही रहेगा, तो मेन आंसर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डेटर डेबिट होगा जैसे होना चाहिए, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कोई नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है कि इसमें चेंजेस होगा। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, उसको पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट करना है। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 180 टू सस्पेंस 1506, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पॉइंट, ए रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को रिटर्न किया है 510 वाज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक। तो क्रेडिटर को जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो हमारे पास वापस आया, वो तो कस्टमर दे सकता है। तो रिटर्न आउटवर्ड को रिटर्न इनवर्ड कर दिया है, पहला बात। द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, लेकिन क्रेडिटर का अकाउंट ठीक ठीक पोस्ट हुआ है। तो हम लोग का पूरा एंट्री सही होने से क्या होना चाहिए था, रिटर्न आउटवर्ड टू क्रेडिटर, ऐसा होना चाहिए था। सॉरी, क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि परचेज रिटर्न है तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। 510 ये होना चाहिए था। अब हम लोगों से गलती क्या हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गलती क्या हुआ है, बोल रहा है कि रिटर्न इनवर्ड दिखा दिया है, मतलब हम लोगों ने सेल्स रिटर्न दिखा है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न हम लोगों का डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, मतलब रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो जाएगा। $510, और लेकिन बोल रहा है कि क्रेडिटर ठीक ठीक पोस्ट हुआ है, तो जो क्रेडिटर डेबिट है वो सही है। तो क्रेडिटर जो पोस्टिंग जैसा होना चाहिए था वैसे ही हुआ है, मतलब क्रेडिटर डेबिट 510 से हुआ है। अब इसको ठीक करना है तो क्या लिखेंगे, तो क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिटर डेबिट हुआ है। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड 510 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो लिख देते हैं जो नहीं हुआ है। टू रिटर्न इनवर्ड होना चाहिए 510, और रिटर्न इनवर्ड जो है वो कैंसिल होना चाहिए। सॉरी, ये टू रिटर्न इनवर्ड ये वाला कर दिया, ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा है तो वो भी लिख देते हैं। टू रिटर्न आउटवर्ड 510। अब ये डेबिट दोनों साइड क्रेडिट आया है तो सस्पेंस से इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 510 का डबल 1020। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10202। रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो पीएल एडजस्टमेंट तो ऐड करके लिख सकते हैं 1000
20, ये हो जाएगा हम लोग का सही है। फिर फोर्थ नंबर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सी दास 620 was posted to the debit of जी दास। तो किसी से पैसा ले रहा है तो वो मेरा कस्टमर होगा, तो पैसा लेने से एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो डेटर होगा उस वो कैंसिल हो जाएगा, तो टू सी दास 620। और यहाँ पर पोस्टेड कर दिया है जी दास में, वो भी जी दास को डेबिट कर दिया है, बट कैश का कुछ गलती नहीं बोला। तो कैश अकाउंट डेबिट अपने जगह पे सही है। जी दास लिखा है कस्टमर का नाम गलत, और वो भी डेबिट कर दिया। हाँ, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? कैश ठीक है तो कैश को कुछ नहीं करना है, जी दास को कैंसिल करेंगे, टू सी दास करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सी दास। ये लिखना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं लिखा तो अभी लिख दिया, ये लिखना चाहिए था, और ये कैंसिल होगा तो डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा, टू जी दास। अब यहाँ पर सस्पेंस आ जाएगा, फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1240। अब इसको जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये सेम एंट्री लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एक भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो मेन आंसर हम लोग का हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1240 टू सी दास टू जी दास 620 620, यही हम लोग का सोल्यूशन है। फिफ्थ नंबर, goods worth 840 were dispatched to a customer before the close of year but no invoice was made out। तो बोल रहा है कि गुड्स 840 का डिस्पैच किया गया है कस्टमर को बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, मतलब ईयर एंड होने के पहले, बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट, मतलब कोई हम लोगों ने इनवॉइस यानी बिल जनरेट नहीं किया, मतलब हम लोगों ने एंट्री ही नहीं किया, बिल नहीं बनाया, तो फिर एंट्री भी नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब एंट्री होना चाहिए था डेटर टू सेल 840। लेकिन हम लोगों ने वो एंट्री नहीं किया है, अब एंट्री यहाँ पर हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये ओमिशन हो गया कि हम लोगों ने कोई एंट्री किया ही नहीं था। अब इसको ठीक करने का मतलब डेटर डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, ये हो जाएगा क्योंकि सेल्स हम लोग का नॉमिनल अकाउंट था। अच्छा, अब सिक्स्थ नंबर, सिक्स नंबर में देखते हैं क्या बोला है। गुड्स और 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो सेल गुड्स जो है बेचा गया था सेल और रिटर्न बेसिस पे, और इसका एंट्री सेल्स बुक में किया गया था। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वाज 25% अबव द कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है हमें ये सेल और रिटर्न बेसिस समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये वाला पॉइंट को डील कर सकते हैं। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? सेल और रिटर्न बेसिस में अगर हम लोग किसी को गुड्स बेचते हैं तो हम लोग उसको एक ऑप्शन देते हैं कि आप इतने दिन के अंदर कंफर्म कर दीजिएगा कि ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। तो बेसिकली ये सिस्टम अभी तो ऑनलाइन में देखो चालू हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग अपना कोई गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर रिटर्न पॉलिसी है तो कस्टमर क्या कर सकता है, नहीं पसंद आने पे वो रिटर्न कर सकता है, कंडीशन
के साथ, मतलब जैसा रिटर्न करने के लिए उन्होंने बोला है, अब हम जो है फाड़ देंगे या फिर हम लोग उसका कुछ यूज कर लेते हैं, किसी वजह से हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला कि हमें ये नहीं चाहिए, तो वैसा नहीं है कि हम लोग यूज करके बताएं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमें नहीं पसंद है, एज इट इज उनका चीज हमें रिटर्न कर देना होता है। तो अभी जो सेल और रिटर्न बेसिस का जो मतलब फैसिलिटी है वो कस्टमर को भी मिल रहा है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होता था। मेनली ये वाला चीज मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के अंदर होता था, क्योंकि नॉर्मली जो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो गुड्स बनाते थे, फिर जो मतलब ट्रेडर है उन्हें देते थे कि ये वाला रख के देखिए, वो वाला रख के देखिए। अगर आपके कस्टमर ने नहीं लिया, नहीं बिका, तो हम लोग वापस लेके चले जाएंगे। लेकिन नॉर्मली कस्टमर को ये बेनिफिट कभी नहीं मिलता था, बट अभी ऑनलाइन सेलिंग में कस्टमर को भी ये बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट ये होता है कि पसंद आए तो रखो, नहीं आए तो बता दो, इतने दिन के अंदर वापस कर दो, ठीक है। उसे बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। तो बोल रहा है कि 1,000 रुपए का ऐसे सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल किया गया था, और उससे सेल्स बुक में ही लिखा गया था। तो अब ये लेकिन ओरिजिनल सेल कब होगा, जब मान लो किसी ने ये, इन्होंने मान लो, इन्होंने सेल कर दिया है, सेल और रिटर्न बेसिस में कितने का सामान, ये 1,000 ही लिख लेते, जो यहाँ पर एग्जांपल है, 1,000 रुपए का सामान मिस्टर ए ने दिया है किसको, मिस्टर बी को। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंफर्म थोड़ी ना है। मान लो कि इन्होंने फॉर 15 डेज बोला है, मतलब 15 दिन के अंदर अगर ये चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं। तो जब तक वो 15 दिन खत्म नहीं होता है, तब तक मिस्टर ए अपने इस सेल को सेल बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर उन्होंने सेल कर दिया और बाद में मिस्टर बी ने बोला कि हम रिटर्न करने वाले हैं, तब तो वो सेल को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, सेल और रिटर्न बेसिस पे हम लोग 3 तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसे सेल की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, सेल की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है, मतलब 2-3 मेथड है। तो यहाँ पर जो सेल्स रिकॉर्ड बोला है वही बताते हैं। नॉर्मली तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सेल है ही नहीं तो हम क्यों करें। लेकिन अगर हम लोग ऐसा सेल ज्यादा नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं नॉर्मल सेल के तरह। तो हम लोगों ने सेल के तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या एंट्री होगा, डेटेड टू सेल, कि हम लोगों ने बेच दिया। अब मिस्टर बी को पसंद नहीं आया, उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स का एंट्री को कैंसिल कर देना पड़ेगा, सिंपल हो गया। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग का इस बीच में फाइनल अकाउंट्स बनने का टाइम आ गया, जैसे मिस्टर ए का ये 15 डेज बाद मिस्टर बी बताने वाले, तो 15 डेज कब आएगा, मान लेते हैं कि 4 अप्रैल को आएगा। लेकिन उसके पहले 31 मार्च को तो ईयर एंड होगा, तो मिस्टर ए को तो अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तब फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। तो अब इन्हें अगर अपना ट्रेडिंग में सेल बुक करना है, तो क्योंकि इन्होंने इस सेल को सेल बोल के रिकॉर्ड किया था, अभी भी 15 दिन होने में बाकी है, तो ये मिस्टर बी को तो ये नहीं बोल सकते जल्दी बता दीजिए, 15 दिन का कोई बात नहीं, आप जल्दी बताइए, मुझे फाइनल अकाउंट बनाना है, अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं लेना है, तो हम रिवर्स एंट्री डालने वाले, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सेल को एक बार कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने सेल को रखा और बाद में मिस्टर बी ने रिटर्न कर दिया, तो हमारा उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अगर 1,000 रुपए का सेल होगा ही नहीं, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट क्यों बुक करें। लेकिन अगर ये सेल को सेल कंसिडर कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में बाई सेल बोल के ये वाला सेल भी 1,000 रुपए का आ जाएगा। इससे जीपी यहाँ पर इस 1,000 रुपए पे रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर इन्होंने मना कर दिया, तब तो मेरा प्रॉफिट गलत, जीपी गलत, तो नेट प्रॉफिट सारा चीज गलत आने लगेगा, बैलेंस शीट भी गलत आने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग सेल को रिवर्स कर देंगे। कर दिया, ठीक है कि भाई मुझे तो कंफर्म नहीं है, मैंने सेल को रिवर्स कर दिया। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट का फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे पास तो स्टॉक है नहीं, है कस्टमर के पास, जो 15 दिन बाद मुझे पता चलेगा कि वो लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं, तो ठीक है, सेल कैंसिल कर देते हैं ताकि गलत जीपी रिकॉर्ड ना हो, ये एक सोल्यूशन हो गया। लेकिन इस गुड्स का क्या करें, जो कि अभी भी ओनरशिप जो तो हमारा ही है, कि अभी तक बी ने नहीं बोला है कि खरीदेगा, तो फिर मेरा ही गुड्स है, मैंने ही इसमें खर्चा किया है, मतलब मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इसको क्या करेंगे,
इसमें अपना इस स्टॉक को अपना क्लोजिंग स्टॉक बोल देंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। तो इसके बाद इनको एंट्री करना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर। इससे मैचिंग कंसेप्ट भी रह जाएगा कि मिस्टर बी ने जो गुड्स खरीदा था वो गुड्स जो है इनके पास, देखो जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए वो या तो बिक जाता है या तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आता है। तो अब ये वाले गुड्स का क्या करें, जब ये वाला गुड्स परचेज किया था मिस्टर ए ने तब उन्होंने भी तो टू परचेज में ये लिखा ही था, ये 1000 रुपए का गुड्स जितने में भी खरीदा था। अब इसमें सेल किया है बट सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अप्रूवल बेसिस का है और अप्रूवल आने में अभी टाइम है बट फाइनल अकाउंट्स बन रहा है। तो फिर जीपी गलत होने के डर से ये सेल और जीपी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीपी भी नहीं रिकॉर्ड होगा उस सेल के लिए। तो क्या करेंगे इस परचेज, मतलब ये तो क्या हो गया मेरा कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना चाहिए। जब मेरा इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, हम ऐसा मान रहे हैं क्योंकि हम इस सेल को रिवर्स कर रहे हैं, तो मुझे इसको एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखा देना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड होता है। तो अब इसका कॉस्ट कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि बोला है कि ये सेल प्राइस कैसे डिसाइड हुआ था 25% अबव कॉस्ट। तो अब हमें ये 3 एंट्री करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना हो जाएगा इसमें प्रॉफिट, ताकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सके। अब यहाँ पर हम लोग को रेक्टिफिकेशन में क्या क्या गलती हुआ है वो देख लेते हैं। बोला है कि गुड्स और 1000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। The customer had still had the option to return the goods. The sale price was 25% above जो है कॉस्ट। ठीक है, तो फिर सही एंट्री क्या क्या होना चाहिए, वो 3 एंट्री जो मैंने बोला वो सही एंट्री होना चाहिए। सबसे पहले तो सेल का एंट्री हो जाएगा जब सेल होगा अप्रूवल बेसिस पे। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1000 रुपीज का सेल है। नेक्स्ट क्या होगा, सेल्स टू डेटर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की तरह बुक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर लाइन विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कितने से बुक होगा वो हमें पता करना पड़ेगा वैल्यू। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या इसके बाद और कोई पॉइंट है, नहीं है, तो फिर वर्किंग नोट हम लोग यहीं पर बना सकते हैं। तो यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर। प्रॉफिट कॉस्ट सेल्स प्राइस। तो यहाँ में जो बेस दिया हुआ है वो है प्रॉफिट सेल्स प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट। तो कॉस्ट के ऊपर 25% सेल प्राइस है, तो फिर कॉस्ट कितना है 100, इसके ऊपर 25% जो है वो मेरा सेल प्राइस है। तो 100 प्लस 100 इंटू 25% यानी 100 प्लस 25, तो 125 जो है ये मेरा सेल प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अपना 1000 रुपीज जो सेल्स वैल्यू है, मतलब मेरे पास सेल प्राइस है 1000, तो मुझे उसका कॉस्ट निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट या कॉस्ट कोई भी एक निकालेंगे तो चलेगा। तो अगर हम लोग इसको निकालते तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 125 जो है वो सेल प्राइस है, तब कॉस्ट होता है 100। तो अगर 1 सेल प्राइस है तो कॉस्ट हो जाएगा 100 बाई 125, और अगर 1000 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट हो जाएगा 100 बाई 125 इंटू 1000, 100 बाई 125 इंटू 1000। तो ये हो जाएगा 800 रुपीज।
तो ये हो गया कॉस्ट। अगर हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से निकाले तो भी कर सकते हैं। अगर सेल ऐसे किसी भी तरीके से हो सकता है, सेल अगर 125 है तो प्रॉफिट 25 है। तो अगर सेल 1000 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25/125। इसको भी हम लोग 1 के लिए निकाल सकते हैं, इंटू 1000 करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपए, ठीक है। तो मुझे चाहिए कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट निकल गए 1000 रुपए में, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 200 यानी 800। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो 800 से मतलब है, हमें कॉस्ट निकालने से मतलब है। अच्छा, और एक तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे हम ये बोलते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है वो हम लोग निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो हमें पता ही है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू प्रॉफिट बाय सेल्स करके, ठीक है। 100 अभी नहीं कर रहे, तो प्रॉफिट है 25, जो सेल प्राइस है 125, तो ये हो जाएगा 1/5। तो सेल प्राइस के ऊपर 1/5 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल प्राइस है 1000, तो फिर प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 200। तो कॉस्ट हो जाएगा 1000 माइनस 200, ठीक है। किसी भी एक तरीके से निकाला जा सकता है, मैंने यहाँ पर हर एक तरीके से बता दिया। अब हमें चेक करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट है 800 और एनआरवी मतलब जिसमें हम लोग बेच सकते हैं, तो वो तो 1000 है, तो फिर लोअर जो है 800 हो जाएगा। तो हम लोग का ये 800 से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 800। अच्छा, अब हम लोगों से यहाँ पर गलत क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुड्स जो बेचा है वो एंटर किया हम लोगों ने सेल्स बुक में, मतलब हम लोगों ने डेटर टू सेल किया है, इसमें कुछ गलत भी नहीं किया है, ऐसा ही हमें बोल रहा है, डेटर टू सेल किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हुआ है कि क्लोज हो गया ईयर, कस्टमर अभी तक रिटर्न नहीं किया और ये बताए, तो ये सब के लिए कुछ बोला नहीं कि ये सब एंट्री हुआ है कि नहीं, मतलब ये दो एंट्री नहीं हुआ है, ऑमिशन हो गया है। अब हमें अगर रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, जो है ठीक उसे तो कुछ नहीं करना है, तो हम लोग को ये एंट्री करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 1000 और ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 800 ये होना चाहिए। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर में यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर 1000, टू डेटर हो जाएगा 1000 यहाँ पर। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, अब अगर ये दोनों एंट्री को हम लोग कंबाइन करके करना चाहते हैं तो भी हमारा बन जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों का अगर हम लोग कंबाइनली बताना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तब हम लोग एक एंट्री से कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर 800, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर 800 टू डेटर 1000
और पीएल एडजस्टमेंट को कॉम्बो कर देते हैं। पीएल एडजस्टमेंट 1000 है, पीएल एडजस्टमेंट 800, एक डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट ज्यादा है तो फिर 200 डेबिट ही बचेगा, तो यहाँ पर ऊपर कर देते हैं पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, डेबिट 200, तो ये मैच हो गया। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो रेक्टिफिकेशन बोला था वो इस तरीके से होगा, जो कि कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग चाहे तो एक सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं, बोला तो नहीं है, चाहे तो बना सकते चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर अपने समझने के लिए तो ऐसे बनेगा, सस्पेंस अकाउंट और एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखते हैं क्या क्या बोला। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में हो जाएगा बाई सस्पेंस 54, बाई सस्पेंस 54, और सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट 54। अच्छा, इसके बाद डेटर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट सस्पेंस में हो जाएगा 180 से। फिर इसके बाद सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट 1020, टू पीएल एडजस्टमेंट 1020। अच्छा, ये सब क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेते हैं। तो पीएल एडजस्टमेंट में हो जाएगा बाई सस्पेंस 1020, और ये हो जाएगा टू सस्पेंस 180। तो 1020 वाला हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद सस्पेंस टू सी दास टू जी दास, तो सस्पेंस में टू सी दास टू जी दास 620, टू सी दास टू जी दास 620। डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट, पीएल में बाई डेटर 840, बाई डेटर 840, और यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक टू डेटर, पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, तो पीएल एडजस्टमेंट में हो जाएगा टू डेटर 200। देखते हैं कितना आता है। 54 प्लस 1020 प्लस 620 प्लस 620, 2314 माइनस 180, 22134। और ये कितना आ रहा है देखिए, 54 प्लस 1020 प्लस 840, 1914 माइनस 200 माइनस 180, 1534, 1534। 153। तो फिर ये वाला हम लोग को लिखना है टू कैपिटल बोल के, ये कैपिटल में चला जाएगा। बाई मर्चेंट्स बोला था तो बाई मर्चेंट्स कैपिटल, कैपिटल में हम लोग भेज देंगे। ये भी चला जाएगा टू मर्चेंट्स कैपिटल। ये बोला नहीं था, बना लिया, ठीक है, नहीं भी बनाते तो भी चलेगा।
अच्छा, अब ये वाला हो गया। अब हम लोग को फिफ्थ नंबर वाला बनाना पड़ेगा। तो ये फिफ्थ नंबर वाला देखते हैं। इसमें बोला है द फॉलोइंग एरर्स वेर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ कीर्ति दीप सिंह, ठीक है, नाम है। तो बोल रहा है क्रेडिट सेल्स 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। अच्छा, उसके बाद बोला है purchase of 420 from Mantri and company passed through sales daybook 240. How do you rectify the error assuming that? अब हमें जो आंसर देना है वो तीन कंडीशन के ऊपर बेस करके देना है। There were detected before preparation of trial balance. अगर ये दो एंट्री ट्रायल बैलेंस होने के पहले अगर हमें पता चला है तब क्या होगा? तो फिफ्थ नंबर, इसमें बोला है ट्रायल बैलेंस बना नहीं था, मतलब जर्नल लेजर होने के बाद हुआ है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट का तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस आंसर। तो पहले बोला है क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। तो इसमें करेक्ट क्या होना चाहिए, रॉन्ग क्या हुआ है, और रेक्टिफाइड। तो करेक्ट होना चाहिए, बोला है कि क्रेडिट सेल 400 त्रिवेदी एंड कंपनी को, तो फिर हो जाएगा त्रिवेदी एंड कंपनी टू सेल्स, ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री 800। लेकिन हुआ क्या है, सॉरी 400, बट गलती क्या हुआ है यहाँ पर, क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। तो ये टू हो गया है, टू त्रिवेदी एंड कंपनी सेल्स, सही है, सेल्स में कुछ नहीं बोला है, तो अमाउंट ठीक है, बट ऐसा हो गया है। तो अब इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिवेदी एंड कंपनी को करेंगे पहले तो डेबिट, और ये कैंसिल करने के लिए फिर से एक बार डेबिट, त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट 400। तो ओवरऑल हो गया त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट 800 से। अब आंसर क्या होगा, अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंट्री तो कुछ नहीं होगा बट हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हमें ठीक किधर करना है, टू साइड। तो डेबिट साइड जो है वो टू से रिप्रेजेंट होता है लेजर का। तो टू, तो ऐसे होगा टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट, टू Trivedi and company was wrongly posted to the credit of their account, ये लिखते हैं। अब यही वाले गलती को हमें बताना है कि बिफोर के बाद डिटेक्टेड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दे आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब ये इसी का हमें दो तरीके से बताना है, ये और भी दो तरीके से। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो गया। अब हम लोग लिखेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या होगा, तो यहां से देख के ही बता सकते हैं। तो त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा, तब तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट। तो वैल्यू हम लोग का कितने से आएगा, 800 से आएगा, क्योंकि एरर रेक्टिफाई करके ये 800 से ठीक होने वाला है। और एक हो जाएगा आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो फिर क्या होगा, तो सेम एंट्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं कि सब्सटीट्यूट पीएल से हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट से। त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा 800, 800। अब पॉइंट बी,
परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पासेस थ्रू सेल्स डे बुक एज 240। तो इसमें भी तीन तरीके से हमें बताना है। तो पहले हो जाएगा बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। करेक्ट क्या होना चाहिए? क्रेडिट परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये सही होना चाहिए। टू क्रेडिटर 420 420, बट इसको हम लोगों ने गलती क्या कर दिया है? यहाँ पर हम लोगों ने गलती ये कर दिया है, पास थ्रू सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक मतलब सेल्स दिखा दिया है 240 से, वो भी तो टू सेल्स हो जाएगा अगर हम लोगों ने सेल्स दिखाया है, और वो भी कितने से? 240 से। लेकिन जो क्रेडिटर है इसका अकाउंट कुछ हुआ है कि नहीं, इसके बारे में हमें नहीं बताया, तो ये फिर सही बना हुआ है, क्योंकि सेल्स डे बुक में गलती हुआ है। तो ये 420 ठीक है। अब इसको अगर रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो परचेज डेबिट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने किया ही नहीं है, 420 से। टू वाला पॉइंट ठीक है, इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट कर देंगे। सेल्स डेबिट हो जाएगा हम लोग का 240 से, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सेल्स डेबिट हो जाएगा 240 से, और यहाँ पर हो जाएगा टू, अच्छा यहाँ एक बार और पढ़ते हैं। परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री इनकम पास थ्रू से, अच्छा ये पूरा ही सेल्स बुक से पास कर दिया गया है, ये बोला जा रहा है। मतलब इनको भी हम लोग, मतलब पूरा का पूरा एंट्री हम लोगों ने सेल का कर दिया है, इसका मतलब। क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है ना, देखो अगर यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गया, यहाँ पर जब तक हमें ना बोल दे कि हाउएवर मंत्री एंड कंपनी अकाउंट इज पोस्टेड करेक्टली, तब तक हमें ये मानना है कि उसमें भी गलती हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि परचेज टू डेट क्रेडिटर हुआ, यहाँ पर हो जाएगा डेटर टू सेल्स। तो डेटर किसको बना दिया है? ये क्रेडिटर को, पूरा ही गलती कर दिया है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें वैल्यू कुछ नहीं बोला है, देखो इसमें पूरा ही सेल्स डे बुक से गया और गलत हो गया। ऐसा बहुत सारा हम लोगों ने किया है, लेकिन जब ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि परचेज को सेल्स डे बुक से दे दिया, तब बता देता है कि हाउएवर ये वाला एंट्री हमारा सही पोस्ट हुआ है, ऐसा। तो हम लोगों ने ऐसा काफी सारा क्वेश्चन किया है, हम दिखाते हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा। रेक्टिफिकेशन हम बताते हैं, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बट वहां पर ना बता देता है कि क्या ठीक हुआ है। जैसे कि ये रहा, एन अमाउंट 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरीद ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। जैसे सेल्स बुक में सही गया है, मतलब टू सेल्स सही हुआ है, लेकिन यहाँ अमाउंट गलत हुआ है। और भी दिखाते हैं, ऐसा परचेज वाला है यहाँ पर, जैसे परचेज ये तो नहीं है, ठीक है। ऐसा सेम टाइप ऑफ एंट्री हम दिखाते हैं। ये रहा, ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। तो ये देखो है, यहाँ पर सेम वैसा ही है, परचेज ऑफ 420 फ्रॉम पास्ट फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक एज 240। तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स, मतलब गलती से सेल्स बुक्स में चला गया। तो ये इलास्ट्रेशन 3 का जो ट्रीटमेंट है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम दिखाते हैं इलास्ट्रेशन 3 में हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट किया हुआ था, सेकंड वाला। तो ये हम लोगों ने ऐसा कर दिया था, ये देखो परचेज टू राम होना चाहिए था, बट हम लोगों ने राम टू सेल्स कर दिया ना, मतलब पूरा पूरा सेल्स वाला एंट्री कर दिया है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही होना चाहिए, कुछ नहीं बताया तो पूरा एंट्री वैसे ही जाएगा। तो मैंने पहले थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो यहाँ पर हो गया परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। तो ये ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परचेज डेबिट होगा, सेल्स डेबिट होगा, टू मंत्री एंड कंपनी 420 सही करना चाहिए, और एक बार इसको कैंसिल करने के लिए टू मंत्री एंड कंपनी 240 होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग का ये बन जाता है परचेज, इसका सही एकदम, मतलब कंसाइज करके अगर आंसर बोले तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स
अकाउंट डेबिट टू एम एंड कंपनी। तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा, एक ही अकाउंट में है ना, तो ये 660 हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर हम लोगों को जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं लिखना पड़ा बिकॉज सस्पेंस अकाउंट नहीं आया है। फिर इसके बाद हो जाएगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या एंट्री होगा, तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी सेम ही एंट्री होगा, क्योंकि ये गलती हो रहा है और सस्पेंस तो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी सेम एंट्री होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एम एंड कंपनी। 660, 240, 420। और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। एंट्री तो वही होगा सेम, आफ्टर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर। तो एंट्री हो जाएगा परचेज और सेल्स दोनों पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद नॉमिनल अकाउंट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा टू एम एंड कंपनी। तो ऐसा होगा। तो ये एक काफी छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन तीनों पॉइंट के ऊपर दिया हुआ था कि कैसे करके हम लोग इसे ठीक करेंगे। तो ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 5th नंबर हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू है वो क्या है। जैसे कि पहले यहाँ पर बोला है, the method of rectification of errors depend on the stage at which the errors are detected। True कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कैसे करके रेक्टिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कौन से स्टेज में हमें एरर डिटेक्ट हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए हम लोग जब पहले इसको स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को, तो सबसे पहले मैंने रूल्स लिखवाया था कि कैसे करके हम लोग जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि डिटेक्शन कब हो रहा है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया वो भी ये तीनों पे ही हमारा बेस्ड था, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेज ऑफ एरर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हम लोग एरर को लोकेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके जो है हमारा रेक्टिफिकेशन होगा। तो मेनली तीन डिफरेंट स्टेजेस होता है, तो ऑब्वियसली मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वाला देखते हैं क्या बोला है। इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट omission द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टेल। बोल रहा है कि अगर कंप्लीट ऑमिशन है, कंप्लीट ऑमिशन का मतलब ना तो हम लोगों ने डेबिट साइड कुछ लिखा है ना तो क्रेडिट साइड, मतलब हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं। अगर हम लोग भूल जाते हैं एंट्री करना तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ऑमिशन। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं एरर ऑफ ऑमिशन का, जैसे ये वाला सेल्स रिटर्न टू हरिशरण। यहाँ पर देखो रॉन्ग में मैंने डैश लिखा था, मतलब हम लोगों ने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो ये फाका दिखने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने ओमिट कर दिया, लिखा ही नहीं है एंट्री। तो अगर लिखा नहीं और उसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली टैली करेगा अगर हम लोगों का कोई भी एंट्री है वो हम लोगों ने लिखा नहीं। जैसे यहाँ पर ही देख लो 5 ट्रांजेक्शन है, मान लो ये 5 मेन ट्रांजेक्शन है जिसमें से थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन हम लोगों ने गलती से एंट्री पास नहीं किया था, तो बाकी सारा चीज अगर ठीक है उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो टैली कर जाएगा। एक एंट्री लिखा नहीं है तो फिर वो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। हो सकता है, मतलब ये बात अलग है कि वो गलत हुआ क्योंकि एक एंट्री किया नहीं, वो तो दिखाना पड़ेगा ना, तो वो दिखाया नहीं, लेकिन क्योंकि फुल ऑमिशन था तो फिर ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा ही करेगा। टैली नहीं करने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ऑमिशन है तो ना तो डेबिट क्रेडिट कुछ भी कम ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। When error are detected after preparation of trial balance, suspense account is open। True, जब preparation trial balance बनने के बाद error detect होता है तो obviously ये हम लोग का ये रहा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और बिफोर। तो फिर सस्पेंस अकाउंट तो दो बार यूज होता है, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, जब फाइनल अकाउंट्स बन जाता है, दोनों केसेस में होता है। तो ये भी हम लोगों का ट्रू हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है
When purchase of an asset is treated as an expense, it is known as error of प्रिंसिपल। जब हम लोगों ने एसेट परचेस किया बट उसे एक्सपेंस दिखा दिया तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि अकाउंट्स का प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एसेट खरीदने पे एसेट अकाउंट डेबिट करना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होता है, तो फिर ये वाला बात भी हमारा ट्रू हो गया। अच्छा, फिर बोला है ट्रायल बैलेंस एग्रीज इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर। अगर कंपेंसेटिंग एरर होता है तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, ये बात भी सही है। कंपेंसेटिंग एरर अगर हुआ तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। जैसे कि कंपेंसेटिंग का मतलब सेम अमाउंट जो डेबिट होना चाहिए हम लोगों ने सेम अमाउंट को मान लो क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, या फिर क्रेडिट को डेबिट कर दिया। जैसे अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, हमारा होना चाहिए था डेटेड टू सेल्स, मान लो 50-50 रुपीज से, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कंपेंसेटिंग एरर, तो हम लोगों ने डेटेड जो है वो डेटेड टू सेल की जगह मान लो हम लोगों ने कर दिया है परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, ऐसा कर दिया 50-50। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस में दो चीज आना चाहिए, डेटर और सेल्स, ठीक है, 50-50, बट उसकी जगह हम लोग का हो गया है परचेज और क्रेडिटर, वो भी परचेज और क्रेडिटर, ये भी हम लोग का 50-50, तो टैली हो गया ना। कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर का मतलब हो जाता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ है लेकिन गलती क्या हुआ है, सेम अमाउंट से ही हुआ है, लेकिन क्रेडिट जो है, जो क्रेडिट होना चाहिए वो डेबिट हुआ है, या डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट हुआ है, या फिर अलग, जैसे ये मैंने बताया ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे जैसे हम लोगों का डेटर मिस्टर ए था, ठीक है, मिस्टर ए टू सेल्स, तो हम लोगों ने मान लो ऐसे कर दिया मिस्टर बी टू सेल्स, ठीक है, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, क्योंकि मिस्टर बी टू सेल्स करने का मतलब है कि हम लोगों ने सिर्फ डेटर का नाम गलत कर दिया है, तो इस तरीके के एरर को हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। when amount is written on wrong side, अगर wrong side लिखते इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। नहीं, इसे प्रिंसिपल एरर नहीं बोलते। प्रिंसिपल एरर का मतलब हो गया कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये हमारा एसेट है कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है, वो आइडेंटिफाई करने में गलत किया, बट यहाँ पर रॉन्ग साइड में लिखा है, तो अगर रॉन्ग साइड में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वो मैंने लिखवाया हुआ है। रॉन्ग साइड में अगर लिख देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग अमाउंट, अच्छा रॉन्ग कास्टिंग और रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर रॉन्ग साइड में लिख देते हैं तो हमें इसे एरर ऑफ कमीशन, हाँ रॉन्ग साइड में एरर ऑफ कमीशन भी बोलते हैं, इसमें रॉन्ग साइड भी लिख सकते हैं हम, रॉन्ग साइड, ठीक है, सही बोला है मैंने। रॉन्ग साइड भी अगर हम लोग लिख देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। देखते हैं यहाँ बोला क्या था, हाँ, तो फिर एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, फॉल्स। जब हम लोग कोई पुराना फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उसको यूज करने के पहले हमें रिपेयर करवाना पड़ा, तो कोई भी एसेट को यूज करने के पहले उस पे हम लोग जो भी खर्चा करेंगे वो एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड होता है, यानी कैपिटलाइज्ड होता है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ बोला है ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ओ अच्छा हुआ मुझे दिख गया, ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि मैंने तो ये टैली बोल के ही समझा दिया कि ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही, चाहे कंप्लीट हम लोग ना लिखे, बोला है नॉट टैली ना, तो फिर ये फॉल्स होगा। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि नॉट बोला था। मैंने एक्चुअली जो समझाया, अगर देखोगे तो मैंने ना उसे जो है ट्रायल बैलेंस टैली बोल के ही समझाया, बट यहाँ पर बोला था नॉट टैली, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई द एरर्स डिटेक्टेड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग ओपन करते हैं अगर करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए करते हैं। मतलब जब फाइनल अकाउंट्स बन जाता है, ये देखो एरर के साथ ही अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फिर उसके बाद एरर आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ओपन तब होगा जब करंट अकाउंटिंग पीरियड में एरर डिटेक्ट होता है, नहीं, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एरर डिटेक्ट होता है तब। अगर कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो ये देखो, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, दिखा देते हैं, जहां पर हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट यूज हुआ है वहां पर वैसे ही था। जैसे कि
ये रहा, मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड वोट ऑफ डिफरेंस टू PNL account of that year. Next year he appointed a chartered accountant who examined the old book and found the following mistake. Next year उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंड करके ये सब मतलब एरर उनसे आइडेंटिफाई करवाया, फिर उसको सही किया। तो अगर इलास्ट्रेशन 8 देखेंगे तो हम लोग वहां पर PL एडजस्टमेंट का यूज किए हैं, इलास्ट्रेशन 8। और भी दिखाते हैं, ये रहा, PL एडजस्टमेंट का यूज हुआ है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद वाला बात था। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला है ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, डिफरेंस इतना वाज पुट इनटू सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन व्हिच डिस्क्लोज दैट। तो यहाँ पर लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं था। फिर यहाँ पर बोला है, पढ़ के भी लग रहा है, ट्रायल बैलेंस जो था वो एक्सिस 150 आ गया, सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने दिखा दिया ऑन क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर नोटिस, तो यहाँ भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला मिस्टर ए, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में 830 का इट वाज कैरीड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट इन 2021 फॉलोइंग एरर्स। ये वाला देखो, इसमें क्या हुआ है, 21 में हम लोगों ने एरर लोकेट किया, इसका मतलब ये भी फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद का बात है। मतलब यहाँ पर जैसे बोला है ना कि PL एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई एरर्स डिटेक्टेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, नहीं जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जब हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा तब का बात है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी अगर हम लोग देखें तो वो भी हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद का है, तो PL एडजस्टमेंट दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसीलिए ये बैलेंस बैलेंस लिखा हुआ। ये भी आज जो किया ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में ये आइडेंटिफाई हुआ। तो जो भी हो, ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा 8th वाला फॉल्स। ठीक है, फिर 9th नंबर में रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर हाउस, तो प्रोप्राइटर जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड हाउस है, वहां का रेंट पे किया है, मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, फॉल्स होगा क्योंकि प्रोप्राइटर का कोई भी खर्चा जब बिजनेस से ड्रॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इफ द एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, नहीं, यहाँ पर ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट है, ऐसा नहीं होता है। अगर सस्पेंस अकाउंट का जरूरत हुआ, वन साइडेड एरर हुआ, तब हम लोग लिखेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होने से सारे सस्पेंस अकाउंट नहीं आते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एरर है वो रेक्टिफाई करने के लिए मेनली जो है सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करने बोला था, वैसा अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो इलास्ट्रेशन 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट इसमें ना हमारा कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं आया था, ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ आया था, वहां से बताते हैं। ये पहले वाले केसेस में नहीं था मैक्सिमम, ये रहा, ये सस्पेंस दिख रहा है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोला था इलास्ट्रेशन 5 में। तो जैसे ये कैश टू डी दास, ये वाला हम लोग का रेक्टिफाई में नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पर आया था। यहाँ सेल्स रिटर्न हम लोगों ने जो है कम दिखाया था, तो फिर इसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोगों ने मतलब डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस लिखा। तो नॉर्मली जब वन साइडेड एरर होता है, वन साइडेड नहीं, वन साइडेड एरर में सस्पेंस आता है, या फिर एरर को रेक्टिफाई करते हुए अगर ऐसा सिचुएशन हुआ वहां भी सस्पेंस आता है। लेकिन हर जगह पे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही आइडेंटिफाई होने का मतलब ही सस्पेंस होगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ भी वन साइडेड एरर के लिए सस्पेंस आया, ये था ना परचेस टू ट्रेड पेबल, तो यहाँ भी वन साइडेड एरर था, सिर्फ ट्रेड पेबल में एरर था, तो सस्पेंस आया। और कहाँ सस्पेंस आ सकता है, जैसे यहाँ पर ये था सींग टू सेल्स, यहाँ भी वन साइडेड एरर था, ठीक है, कि सेल्स सही है बट सींग में या सींग एंड कंपनी में गलत हुआ है। तो मैक्सिमम केसेस में देखा जाएगा कि अगर हम लोग देखें कि वन साइडेड वाले एरर में सस्पेंस का यूज हो रहा है, और कहाँ सस्पेंस का यूज हो सकता है वो भी देखते हैं। जैसे ये वाला टू सेल्स टू मिस्टर सरन, ये यहाँ पर दोनों ही गलती था, सेल्स रिटर्न को सेल्स कर दिया है और मिस्टर शर्मा जो है वो ठीक है, ये भी वन साइडेड एरर था। ये वाला अगर देखें सेल्स रिटर्न टू मिस्टर फिलिप डेबिट हो गया, सेल्स रिटर्न डेबिट, तो यहाँ भी वन साइडेड, सिर्फ मिस्टर फिलिप गलत हुआ था, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ। यहाँ पर देखें मिस्टर घनश्याम टू सेल्स, यहाँ भी अगर देखा जाए तो सिर्फ घनश्याम की जगह राधे श्याम और 20 हुआ है, तो यहाँ भी सस्पेंस आया,
तो मैक्सिमम केसेस में देखा जा रहा है कि अगर हम लोग का वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज हो रहा है, जैसे कि ये परचेज वाला, ठीक है। इसके अलावा और तो मुझे दिख नहीं रहा है, जैसा हम ढूंढ रहे हैं कैश टू मिस्टर सी कैश, ये भी वन साइडेड है, सिर्फ एक साइड में गलती हुआ है, ये भी वही है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में वन साइडेड एरर होने से ही हमारा सस्पेंस आता है। तो फिर नेक्स्ट ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाते हैं, एमसीक्यू में। यहाँ पर बोला है कि गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर 10,000 पास थ्रू सेल्स बुक, द एरर विल रिजल्ट इन। अगर हम लोग परचेज किए हैं तो हमें करना चाहिए था परचेज टू क्रेडिटर, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, सेल्स बुक्स में दिखा दिया है, मतलब डेटर टू सेल्स कर दिया है। तो फिर ये इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा ये बता रहा है। तो हम लोगों ने खर्चे को अगर इनकम दिखा दिया है तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर, क्योंकि सेल करने से तो ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हम लोग का बढ़ जाएगा। तो आंसर हम लोग का ये होगा, क्योंकि हम लोग सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंसेस की जगह, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर ए हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं, इफ परचेज रिटर्न 1000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न होने से एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न 1000, बट हम लोगों ने ये गलती करके क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न में डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया है। क्रेडिटर का कुछ नहीं बोला है कि गलती किया है, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो गया 1000, बट हैज बीन करेक्टली एंटर टू द सप्लायर अकाउंट, वो मैंने कर भी दिया है। तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इससे अगर ट्रायल बैलेंस बनता तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता, क्योंकि ये सही एंट्री, एक क्रेडिटर का अकाउंट बनता, एक परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में 1000 दिखता, क्रेडिटर सॉरी परचेज रिटर्न, हाँ परचेज रिटर्न क्रेडिट, और क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, हम लोग का क्रेडिट नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये 1000, तो ये हम लोग का टैली हो जाता। और मतलब ये एक्चुअली इसका अकाउंट बनता, फिर इसका बैलेंस लिखा जाता, तो वही मैंने बता दिया डायरेक्टली। और यहाँ पर जब करेंगे दोनों ही हम लोगों का डेबिट साइड में आ जाएगा, 1000 1000, ठीक है, दोनों ही हम लोग का डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 2000 से कम दिखेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं, द ट्रायल बैलेंस वुड शो द डेबिट साइड टू 1000 मोर देन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड से ज्यादा दिखेगा, 1000 नहीं 2000 ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस वुड शो द क्रेडिट साइड 1000 मोर देन द डेबिट, नहीं क्रेडिट तो ज्यादा वैसे भी नहीं हो रहा है, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस 2000 मोर देन द क्रेडिट साइड, ये सही है। 2000 रुपए ज्यादा दिखेगा क्रेडिट साइड से, क्योंकि ये पूरा ही गलत है, तो 2000 ज्यादा दिखेगा। अगर क्रेडिट साइड बाकी सारा चीज ठीक ठीक पोस्ट होगा तो 2000 रुपए से डेबिट साइड हम लोगों का ज्यादा दिखने वाला है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, if the amount is posted to the wrong account or it is written on the wrong side, गलत अकाउंट में या गलत साइड में, मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट में चला गया, या गलत अकाउंट में चला गया, तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर तो नहीं, प्रिंसिपल में मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या एसेट है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है। एरर ऑफ ओमिशन मतलब हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, नहीं ऐसा तो बात नहीं, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे, क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया भी था थोड़ी देर पहले कि हम लोगों ने जब लिखा, ये ग्रीन कलर से था ना, तीन चीज, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग कास्टिंग, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों के केस में एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 का एरर ऑफ कमीशन। फिर फोर्थ नंबर में बोला है 200 was paid as wages for erection a machine should be debited, तो मशीन का इरेक्टिंग का काम हुआ है, तो वो मशीन के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो डेबिट कहाँ होगा, मशीन अकाउंट में होना चाहिए, तो ये फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इरेक्शन करवाने से वो मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक सेकंड, इरेक्शन का मतलब क्या होता है ना, ठीक करवाना होता है, ठीक है, बिल्ड करवाना, तो इसीलिए ये जो है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए ये हम लोग का मशीन अकाउंट में जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट 1000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू, तो हम लोगों ने ओल्ड फर्नीचर खरीदा है, फिर उसको ठीक करवा के यूज करने वाले हैं, तो
डेप्रिसिएशन कुछ दिन पहले हम लोगों ने किया था, तो कोई भी एसेट पुट टू यूज के पहले उस पे जो भी खर्चा किया जाएगा वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये फर्नीचर था तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसमें ऐड होने का मतलब फर्नीचर अगर डेबिट होता है तो ये भी डेबिट होगा, तो फर्नीचर तो डेबिट ही होता है जब खरीदा जाता है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। सिक्स नंबर में बोला है गुड्स और वर्थ 50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। तो अगर चैरिटी के हिसाब से हम लोग गुड्स दे रहे हैं तो ड्राइंग्स को डेबिट करना होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा ऐसे मानेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, क्योंकि गुड्स दे रहे हैं तो स्टॉक कम होगा परचेज, और अगर पैसा देते तो टू कैश हो जाता। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट अकाउंट हम लोग का परचेज हो जाएगा। फिर गुड्स वर्थ 100 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और क्या लिया है, गुड्स वर्थ 100 रुपीज का स्टॉक मतलब गुड्स लिया है, तो फिर से परचेस परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब स्टॉक कम हो जाएगा, तो क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट होगा। सेवेंथ का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। ये दोनों तो हमें मतलब नॉर्मल जर्नल एंट्री बेसिस पे पूछ लिया, बस हमें यहाँ पर कुछ रेक्टिफिकेशन के बारे में पूछा नहीं। फिर बोला है सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो ऑफिस फर्नीचर अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो वो कहाँ क्रेडिट होगा, तो फर्नीचर सेल करने से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर लॉस हुआ है तो पीएल डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पीएल क्रेडिट होगा। तो ये दोनों में से तो कोई भी एक होगा, और एसेट चला जाएगा तो टू फर्नीचर हो जाएगा, तो क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए। तो एट्थ का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। नाइन्थ नंबर में द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग क्लैरिकल एरर। तो ये हम लोग का आंसर सी होगा। क्यों, हम बता देते हैं। क्या हम लोग इससे एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, देखो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा क्या गलती था, वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में क्या गलती हुआ है। बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं हमारे साथ हम लोगों ने क्या किया, कोई क्लैरिकल मिस्टेक किया है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या क्या हो सकता है, एडिशन वगैरह सारा चीज हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस मेनली प्रिपेयर किया जाता है क्लैरिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो नाइन्थ का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। फिर 200 रिसीव फ्रॉम स्मिथ हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो स्मिथ का अकाउंट हम लोगों ने बैड डेब्ट बोल के राइट ऑफ कर दिया था, तो जब स्मिथ को हम लोगों ने सेल किया था तब हम लोगों ने किया होगा स्मिथ टू सेल्स, ठीक है। अब ये क्रेडिट सेल किया था तभी तो बैड डेब्ट हुआ, अगर कैश सेल करते तो बैड डेब्ट का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं। फिर जब बैड डेब्ट हुआ तो हम लोगों ने लिखा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू स्मिथ, अगर पैसा मिल जाता तो कैश टू स्मिथ करते, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू स्मिथ कर दिया। अब जब पैसा उन्होंने हमें दे दिया किसी कारण से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो इससे बहुत से लोग क्या करते हैं फिर डेटर का नाम दे देते, डेटर तो हमारी बुक से हट ही गया था, जैसे ये और ये, ठीक है। हम लोगों का क्या था, एक ऐसा सेल जो हमें बैड डेब्ट दे रहा है, अचानक से पैसा मिल गया, तो बैंक टू बैड डेब्ट रिकवरी ऐसे एंट्री होता है, बैड डेब्ट रिकवरी, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद और एक एंट्री होता है, अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाता है तो पीएल टू बैड डेब्ट बोल के बैड डेब्ट भी क्लोज हो जाता है। अब जब पैसा दे दिया तो बैंक टू बैड डेब्ट रिकवरी, अब उस साल के पीएल में ऐसे हो जाएगा बैड डेब्ट रिकवरी टू पीएल, तो पीएल में बाय बैड डेब्ट रिकवरी हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग को पूछा है कि क्रेडिट क्या होगा, बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, स्मिथ्स अकाउंट, कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो फिर बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, पैसा दे कहाँ रहे, स्मिथ को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारे अकाउंट से ऑलरेडी जा चुका है। तो बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। ये वाला एंट्री बोला है, क्लोजिंग एंट्री नहीं बोला है, तो आंसर हम लोग का ए होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, टेंथ का ए हो जाएगा, क्योंकि देखो स्मिथ कैंसिल, ठीक है, बैड डेब्ट कैंसिल, तो नेट बचा था पीएल टू सेल कि हम लोगों ने सेल किया बट हमारा लॉस हुआ, फिर पैसा मिल गया तो बैंक टू बैड डेब्ट रिकवरी, फिर बैड डेब्ट रिकवरी टू पीएल। तो इसमें नेट क्या हुआ देख लो, बैड डेब्ट रिकवरी कैंसिल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो ये देखो पीएल डेबिट और पीएल क्रेडिट कैंसिल, तो ओवरऑल एंट्री क्या बचा पता है, बैंक टू सेल्स, मतलब पैसा मुझे सेल करके मिल गया बट इतने सारे स्टेप्स में मिला इसीलिए लास्ट में लेकिन वही बैंक टू सेल्स दिख रहा है, बट जब जब जैसा जैसा सिचुएशन हुआ उसके हिसाब से एंट्री किया गया। तो ये हो गया हम लोग का बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये मत सोचो कि यहाँ तो मैंने डेबिट किया, वो तो क्लोजिंग एंट्री के लिए किया, जब पैसा मिला तब क्या एंट्री होगा, ये वाला, फिर ये क्लोजिंग एंट्री, तो हमें तो पैसा मिलने का एंट्री बोला था तो इसीलिए हम लोग का ये बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट में चला जाएगा, टेंथ का ए हो जाएगा। फिर 11th में बोला है परचेज ऑफ
ऑफिस फर्नीचर 1200 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट इट इज। अच्छा, तो हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, तो हम लोग का एंट्री होना चाहिए, चाहे कोई भी फर्नीचर खरीदे, ऑफिस के लिए खरीदे या जो भी हो, तो हमें लिखना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर। ये होता है, अगर क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर, और पैसा देके तो कैश या बैंक, चेक दिया तो बैंक, नॉर्मल कैश दिया तो कैश। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को, तो ये प्रिंसिपल एरर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ही नहीं। एक्सपेंस का मतलब ये फर्नीचर खरीदना कोई एक्सपेंस नहीं होता है। फर्नीचर एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ वन अकाउंटिंग ईयर ही मिलेगा। इस तरीके के खर्चे को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है, ये भी खर्चा है। फर्नीचर खरीदा तो खर्चा है, मैंने किसी को सैलरी दिया वो भी खर्चा है, लेकिन दो खर्चे का मतलब अलग है। जैसे क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को सैलरी दिया, तो मेरा एक इम्प्लॉई है, मैंने उसको सैलरी दिया पूरे एक साल भर, ठीक है, हर महीने मैंने सैलरी दिया, तो उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जैसे मैंने एक महीने का सैलरी दिया वो काम करने के बाद, अगर उन्होंने नेक्स्ट सैलरी उनको नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार सैलरी दे दिया तो और नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार एसेट खरीद लिया तो उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है, तो इसीलिए ये एसेट होता है। ये खरीदना, ये एक्सपेंस नहीं माना जाता है, भले ही दोनों चीज पैसा देके खरीद रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेंस होता है, ये एसेट खरीदना होता है। तो यही अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम लोगों से क्या गलत हो गया है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन का मतलब एंट्री नहीं किया, क्लारिकल एरर का मतलब एडिशन वगैरह ये सब, लेकिन नहीं, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा क्या है, क्या एसेट है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या लाइबिलिटी है। तो ये हम लोग का हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक। मैंने सोचा था कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार स्टार्ट करेंगे, लेकिन ठीक है, ये नया ही स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ये नया चैप्टर जो है नेक्स्ट जब अकाउंट्स क्लास होगा तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।